नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात आरक्षण की। दरअसल छत्तीसगढ़ में अभी भी आरक्षण का मसला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। 2 दिसंबर को विधानसभा में पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर अभी भी राजभवन की मुहर नहीं लगी है, जिसके लिए कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। इस बीच सीएम भूपेश का फिर से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छलावा है। साथ ही उन्होंने राज्यपाल से जल्द ही विधेयक पर हस्ताक्षर की मांग की है। ऐसे में सवाल यह है कि आरक्षण के मसले पर कहां फंस रहा पेच, राज्यपाल के दिल्ली दौरे से क्या हल निकलेगा। सवाल यह भी कि आरक्षण विधेयक पर राजभवन से मोहर अब तक क्यों नहीं लगी है। ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर रार थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक विधेयक पर राजभवन से मुहर नहीं लगी है, जिसके लिए कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। इस बीच सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि आरक्षण को लेकर बीजेपी और राजभवन के बीच राजनीति चल रही है, जो छत्तीसगढ़ के साथ छलावा है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हित में नहीं है। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल से आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने की मांग भी की। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को विधानसभा में विधेयक पारित हुआ था, जिसके बाद मंत्रियों ने विधेयक की कॉपी राज्यपाल को सौंपी थी। राज्यपाल ने अभी तक विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया है। राज्यपाल ने विधेयक में तकनीकी खामियां बताई हैं। अनुसुईया उइके ने सरकार से 10 सवाल भी पूछे हैं, तो वहीं सरकार लगातार विधेयक पर हस्ताक्षर करने की मांग कर रही है। राज्यपाल जी गई हैं तो कहना चाहिए कि अनुसूची 9 में भी उसको शामिल करे। वो आगे यहाँ दस्तखत करके राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजे अनुसूची 9 में के लिए, उसके लिए तैयार करके आए छत्तीसगढ़ के हित में, क्योंकि हमारे संवैधानिक प्रमुख है तो उसकी जिम्मेदारी अधिक है। और छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, ईडब्ल्यूएस के हितों को ध्यान में रखते हुए उसे कन्विंस करके आएंगी, ऐसा मैं मानता हूँ, उम्मीद करता हूँ। एक तरफ जहां कांग्रेस आरक्षण पर फंस रहे पेंच के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं इस मामले में बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का क्या कहना है वो भी सुनिए। कांग्रेस सरकार आदिवासी विरोधी है और आरक्षण के मुद्दे पे अगर जब हम देखते हैं तो ये हाई कोर्ट में ठीक से अपना पक्ष नहीं रख पाए। कहां सितंबर से ये हाई कोर्ट में हार गए और आज तक मैं कहता हूं आरक्षण की कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में लागू नहीं, आरक्षण शून्य है। और जब महामहिम राज्यपाल जी उस पर सूक्ष्म अध्ययन कर रही हैं कि आगे इस पे किसी प्रकार की अड़चन ना आए और ये संविधान और कानून के अनुरूप हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी गरिमा के विरुद्ध टिप्पणी कर रहे हैं। कहते हैं राजभवन कठपुतली बन गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 76% आरक्षण का रास्ता सरकार ने अपनी तरफ से तो साफ कर दिया है, लेकिन अब ये मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। सरकार और राजभवन आमने सामने हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर उलझता हुआ ये मामला कब तक सुलझता है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा अजय गंगवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, शुरुआत आपसे मैं कर रहा हूं। क्या राज्यपाल के दिल्ली दौरे से कोई आस है कि यह मामला सुलझ सकता है? अभी तक जो सामने आया है आरक्षण को लेकर, 3 तारीख से पारित हुआ है आरक्षण विधानसभा में, और अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आरक्षण पे जो नहीं होनी चाहिए छत्तीसगढ़ में वो सारी चीजें सितंबर के बाद जब असंवैधानिक मानते हुए हाईकोर्ट ने इसे संवैधानिक माना था, असंवैधानिक माना था, तब उसके बाद से लेकर जो चीजें हो रही थी कि इसमें आदिवासियों ने जो आंदोलन किया, उसके बाद राजभवन में एसओ किया था राजकारण इंडिया में कि हम इस पे जो भी होगा हम मदद करेंगे, और उसके बाद जो सारी चीजें हो रही है वो यहाँ के जो चीजें हुई आरक्षण को लेकर वो नहीं होनी चाहिए। अब एक जो आपका जो सवाल था कि दिल्ली जा रहे हैं, राज्यपाल महोदय गई हैं, उसके बाद फिर जो चीजें हुई राष्ट्रपति महोदय अवगत कराए इन सारी चीजों से,
हालांकि ये तो मामला अब राजभवन और राष्ट्रपति भवन यहाँ से चला गया है, तो अब वहाँ पे उसमें क्या फैसला आता है, उसमें क्या मार्गदर्शन मिलता है उनको, ये अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें हो रही थी, राजनीति जो बहुत तेजी से हो रही है इन सारी चीजों को देखकर, आरक्षण को लेकर, खासकर आदिवासी आरक्षण को लेकर जो बढ़ाए हैं, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सभी पार्टियों को बैठकर, सभी समाज के लोगों को बैठाकर, आपस में तय करनी चाहिए थी, वो तय करनी चाहिए अभी भी कि इसमें क्या करना चाहिए, जो बेहतर से बेहतर रास्ता निकले। देखिए, मैंने एक चीज और देख ली, 27% आरक्षण की बात हुई ओबीसी को, फिर उसके बाद फिर अब जो एससी वर्ग है वो भी अब मांगने की कोशिश, अपनी मांग शुरू कर दिए हैं कि हमको भी ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। और इसमें जो अप टू 10% जो था इसको ईडब्ल्यूएस वर्ग को, जिसको 4% किया गया, उसमें भी एक मांग उठ रही है कि हमको भी कम किया गया है। तो अब 58% को तो वापस कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। अब आगे आने वाले समय में अब उससे भी आगे बढ़कर हुआ है, तो अब वो क्या चीजें होंगी, क्या निकल कर सामने आएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो राजनीति तेजी से हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें लोगों को मिलकर। ठीक, मैं लौट रहा हूं सर। विमल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि विमल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अजय जी उंगली उठा रहे हैं काफी देर से, अभी तो चर्चा की शुरुआत हुई थी। अजय जी, राज्यपाल के विवेक पर प्रश्न चिन्ह क्यों सर? उनको जब करना होगा वो करेंगी, वो दिल्ली जाकर करें या छत्तीसगढ़ में राजभवन में रहकर करें? क्योंकि थोड़ा समय देगा, तो जब आपने डिबेट की लोकतंत्र संविधान प्रत्येक राज्य के विधानसभा को ये अधिकार देता है कि वो लोक कल्याण में किसी भी कानून को बनाए, आज विधानसभा में उसको पारित कराए और उसके बाद राजभवन में भेजे। ये राज्यपाल महोदया ने खुद पत्र लिखकर सरकार को कहा कि आप विशेष सत्र पर आइए, आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करिए, और उन्हें इस पर कहा था जिस दिन आप पारित करेंगे मैं जल्द से जल्द हस्ताक्षर करूंगी। परंतु कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोकेन जी, मेरी आवाज रिपीट हो गई, अगर ठीक हो सकती है तो देखिए प्लीज। नहीं आ रही आवाज, आ रही। अगर राजभवन और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार आरक्षण विधेयक पर राजनीति करने का प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है। और देखिए, संविधान जो देश का है उसका आर्टिकल 200, इसमें स्पष्ट रूप से राजभवन को ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई विधानसभा आपको कोई विधेयक सर्वसम्मति से पारित करके भेजती है, तो आपके सिर्फ 3 विकल्प है। पहला, आप उसमें हस्ताक्षर करिए, उसको पारित कर दीजिए। दूसरा, अगर आप सहमत नहीं है, अपनी आपत्ति और अपने सवालों के साथ सरकार को लौटा दीजिए। और तीसरा, आप राष्ट्रपति को उस विधेयक को अभिमत के लिए भेजिए। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से राजभवन को राजनीतिक अखाड़े के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, न उसमें हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, न सरकार को लौटाया जा रहा है, और न ही राष्ट्रपति को अभिमत के लिए भेजा जा रहा है। ये तीनों बातें इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में यही राज्यपाल महोदया जो जल्द से जल्द हस्ताक्षर करने की बात कहती है, सरकार को पत्र लिखती है कि आप विशेष सत्र बुलाए। लेकिन आज 2 तारीख के बाद पारित होने के बाद, आज 20 तारीख हो चुकी है, 18 दिन बीत चुके हैं, लोकेन जी क्यों हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता 16 अक्टूबर को एकांत परिसर में राजभवन के लिए यात्रा निकालते हैं, आज जाके विधेयक को पारित करने की बात करते हैं। परंतु आज क्यों ये नैतिक साथ नहीं दिखा पा रहे हैं? जब राज्यपाल महोदय हस्ताक्षर नहीं कर रही है, क्यों ओबीसी नेता, एसटी नेता, पिछड़े वर्ग के नेता ये नैतिक साथ नहीं दिखा रहे कि राजभवन जाके इसको जल्द से जल्द हस्ताक्षर करने का निर्णय ले? मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से 3 प्रश्न है। आप पहले, ये जब भानु प्रताप उपचुनाव होता है, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आपका प्रतिनिधि मंडल 16 अक्टूबर को पहले यात्रा करता है, आज आप हस्ताक्षर नहीं करें, आप क्यों नहीं जाना चाह रहे? पहला, किसके इशारे पर, किसके दबाव पे आज राजभवन इस आरक्षण संशोधन पर 18 दिन बीतने के बाद भी हस्ताक्षर नहीं करा? 2, आज क्या केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात का दबाव डालना है कि क्या कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र और साजिश की जाए ताकि आरक्षण संशोधन लागू ना हो पाए? तो कहीं ना कहीं सवाल तो लेकिन उधर से भी पूछे गए थे, आप लोगों ने जवाब दे दिए क्या उसके? अगर राज्यपाल सवाल पूछ रही हैं तो क्या सरकार को जवाब देने में कोई दिक्कत है? अंततः केयर टेकर तो वही है सरकार की। बहुत अच्छा, लेकिन देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ की संवैधानिक प्रमुख है,
अगर वो संवैधानिक प्रमुख है तो उनकी जिम्मेदारी और नैतिक दायित्व भी सबसे ज्यादा है। और देखिए, मैंने आपको संविधान की बात की, आर्टिकल 200 में मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, अगर राज्यपाल तो उसमें कहीं डेडलाइन है सर क्या, कि इतने समय में ही हस्ताक्षर करने हैं, वापस लौटाना है? डेडलाइन तो है नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि अभी संविधान का कहीं उल्लंघन हो गया। उन्होंने कहा कि अगर वो चर्चा कर रही हैं उस पूरे मामले पर विधि विशेषज्ञों से, तो हो सकता है इसलिए उन्होंने आपसे जानकारी भी मंगवाई, लेकिन जानकारी आप लोगों ने मुहैया नहीं कराई शायद उन्हें। लेकिन जी, मैं तो समय दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, 3 चीजें स्पष्ट करूंगा आपको। हमारे बात पूछने से आपत्ति नहीं है। आप संविधान के आर्टिकल 200 के अंतर्गत वो हमारे विधेयक लौटाए, साथ में अपने प्रश्न और सवाल और आपत्तियां दर्ज कराए, तो ये सही संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन आप विधेयक को लौटा नहीं रहे और आप सवाल पूछने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये दोहरा है। आप इसमें तो उससे भेजिए ना हमको, हम तो तैयार हैं। और दूसरी बात, आज कहीं ना कहीं प्रत्येक वर्ग की जनसंख्या अनुपात में सभी जो वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसके अधिकारों को देने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने कहीं ना कहीं संविधान विधि विशेषज्ञों से, कानूनविदों से पूरी चर्चा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सर, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, गौर से सुनिएगा अजय जी। दक्षिण भारत और उत्तर, आपको पता ना कि लोकसभा में किसका प्रतिनिधित्व ज्यादा है? उत्तर भारत का। दक्षिण भारत से शिकायत क्या आती है कि भाई हमने परिवार नियोजन किया, हमने जनसंख्या पर कंट्रोल किया, क्या ये हमारी गलती रही कि आज हमारी लोकसभा में सीटें कम हो गई? आप क्या देश को इसी दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतना आरक्षण हम उसको देंगे? तो क्या फिर जो 4% आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस को, फिर उस पर भी सवाल है, उसको लेकर भी तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो किस बिहाफ पर दे दिया आपने? तो ये जो तर्क है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उस अनुपात में उसको आरक्षण मिले, तो फिर तो आगे जाकर ये होड़ लग जाएगी, जनसंख्या बढ़ाइए, हमारी सुनी जाएगी आगे जाकर। और क्या फिर उसको आप बदलाव, यहां पर तो ये स्थिति है ना सर कि एक बार अगर कोई आरक्षण बढ़कर 30% हो गया, अगर वो घटता है तो फिर राजनीतिक पार्टियों को डर लगने लगता है, चेंज करने की हिम्मत नहीं है। बढ़ा सकते हैं, घटाना माफ कीजिएगा हम घटा नहीं सकते। ये किस, अगर किसी की जनसंख्या नीचे आने लगती है तो है किसी राजनीतिक पार्टी में इतनी हिम्मत कि वो उसको चेंज करेगी या इसकी समीक्षा करेगी कि किसकी जनसंख्या पिछले समय में कितनी घटी, उसका आरक्षण हम कम कर देते हैं? ये हिमाकत है किसी राजनीतिक पार्टी में आज की तारीख में? और क्या ये खाई बांटना चाहते हैं आप आगे जाकर समाज में, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बनी है खाई? लोकेन जी, मेरा निवेदन है, थोड़ा समय दीजिएगा। सबसे पहली बात देखिए, आप वरिष्ठ एंकर है लोकेन जी, क्या आप मेरे को इस बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि क्या आरक्षण के खिलाफ है? पहली बात। लेकिन मैंने खिलाफ तो बोला नहीं सर, मैंने सवाल उठाए अनुपात, जनसंख्या के अनुपात। आप संविधान की बात कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से वहां कहीं लिखा है कि जितनी जनसंख्या उसके अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा? कहीं लिखा हो तो बताइएगा आप मुझे। बहुत भाई, आपकी बात का ही जवाब देना चाहूंगा। हाँ। देखिए, संविधान को पढ़िए, संविधान के आर्टिकल 14(4), आर्टिकल 14(5), आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 16(4), ये मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ लोकेन जी, ये 5 आर्टिकल में इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसके लिए राज्य सरकार इनके संबंध में विशेष प्रावधान लागू कर सकती है। ये देश का, तो क्या सारे ओबीसी जनसंख्या के अनुपात की मैं बात कर रहा हूं सर, क्या सारे ओबीसी फिर उसी अनुपात के हिसाब से आप आरक्षण देंगे उनको? तो फिर तो वो ईडब्ल्यूएस के लिए भी लागू होता है ना सर, फिर वहां 4% क्यों निकलता है? और फिर तो आप एक जनसंख्या करा लीजिए और उसके आधार पर दे दीजिए आरक्षण, सभी को 100% कर दीजिए। जब आपको यही करना है, कोर्ट की गाइडलाइन माननी नहीं है 50% की, और कोर्ट इसके आगे आपको परमिट भी नहीं करेगा। आप लोगों ने, मेरा ऐसा मुझे लग रहा है कि आप इससे पूरा डिटेल पढ़ा नहीं, आपको स्पष्ट कर दो। मैंने पढ़ा हुआ है। नहीं, मेरा निवेदन है, मैं बात आप बार में से मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, फिर प्रश्न पूछिए। मेरा निवेदन है, मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे स्पष्ट कर दूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंदिरा साहनी मामले में इस बात की स्पष्ट घोषणा की गई थी, विशेष परिस्थितियों में सही तथ्यों के साथ, सही आंकड़ों के साथ 50% आरक्षण बढ़ाने के लिए आपको सही तथ्य देने पड़ेंगे। आज छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ में 52% ओबीसी है। मंडल कमीशन केंद्र सरकार के अनुसार ही 27% ओबीसी को प्रावधान है। दूसरी बात, जो सेंसस है उसमें 13% जो है अनुसूचित जाति की जनगणना है, उसके आधार पर दे रहे हैं। आज ओबीसी के लिए क्वांटिफाइड डाटा आयोग। अजय जी, मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है इस तर्क पर, क्योंकि अगर ये सही तर्क दिए होते ना सर, फिर तो ये कोर्ट से वापस होता ही नहीं, फिर तो ये बना रहता जो 2012 की स्थिति थी। मुझे ये थोड़ा सा आपका तर्क समझ नहीं आया सर। मुझे तो आपकी सोच पे तर्क समझ नहीं आ रहा कि आप किसकी साइड है, क्या नहीं, ये तो अगर कोर्ट में तर्क दिए जाते, ये बात आपकी मान ली गई होती, तो सर ये वापस क्यों होता? फिर तो बहुत सिंपल सा है। हाँ,
लोकेश जी अगला 1 मिनट मेरा निवेदन है, छत्तीसगढ़ के दर्शक सुन ले, 1 मिनट मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप, मेरा निवेदन है जी, आपसे। जी, जी। क्योंकि ये आपका भी दायित्व है, मेरा भी दायित्व है। जी, जी, कि बताइए। छत्तीसगढ़ की जनता सही तथ्य पहुंचे। बताइए, 3 चीजें बता। 2012 में भारतीय जनता पार्टी पास करती है, इंदिरा साहनी सही तथ्य आंकड़े तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार पेश नहीं करती। पहला, ननकीराम कंवर की अध्यक्षता में 1000 पेज की रिपोर्ट बनती है, कौन पेश नहीं करता? किसकी सरकार थी, किसका मुख्यमंत्री था? दूसरा, मुख्य सचिव संजय स्मिथ की अध्यक्षता में कमेटी बनती है, उसकी रिपोर्ट की जानकारी कौन नहीं देता? तीसरा प्रश्न। चौथा, हमारे जो मेन महाधिवक्ता थे उन्होंने व्यक्ति सतीश चंद्र वर्मा व्यक्तिगत रूप उपस्थित होकर पक्ष रखा। तो ये आप जो आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं आपत्तिजनक है। ये मैंने आरोप नहीं लगाया सर, ये तो फैक्ट है सर, ये आरोप नहीं है, ये फैक्ट है। अब ये कोई सी भी पार्टी हो सकती है। मैंने तो ये सवाल पूछा कि कोर्ट में अगर सही जानकारी दी होती तो ये वापस नहीं होता। मैंने ये फैक्ट बताया, इसको आप थोड़ी झुठला सकते हैं। इसमें आरोप नहीं है सर, ये फैक्ट है। हाँ, लोग आप निर्णय लेंगे, ये आपका अधिकार है, मुझे बता दीजिए। ये छत्तीसगढ़ की जनता का अधिकार है। आप भारतीय जनता पार्टी की गलतियों का ठीक रहा, कांग्रेस पर फोड़ने का मैं कहा, मैंने कांग्रेस का नाम कहाँ लिया सर? मैं तो सरकार कह रहा हूँ। सरकार उस समय बीजेपी की थी, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया सर। मैंने आपकी कांग्रेस की सरकार है, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी। आप वरिष्ठ एंकर हैं लोकेश जी। मैंने नाम नहीं लिया सर, सरकार पहले बीजेपी की थी, उनकी गलतियां रही होंगी, उसका जवाब मैं ले लूंगा विमल चोपड़ा जी से, अभी लूंगा। मैंने बीजेपी कांग्रेस कहा ही नहीं। विमल चोपड़ा जी, आरोप ये लग रहे हैं कि दबाव डाला जा रहा है राज्यपाल पर, ताकि विधानसभा से एक कानून जो सरकार ने पास किया उसको क्यों अटकाया जा रहा है? काल्पनिक प्रश्नों का कोई जवाब नहीं होता। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े कंफ्यूज लग रहे हैं, बड़े भ्रमित लग रहे हैं कि वो कह क्या रहे हैं, तो चिल्ला चिल्ला के बोलने से कोई तर्क जो है वो बातों में नहीं आ जाता। क्योंकि कांग्रेस कहीं भी आरक्षण को लेकर के गंभीर नहीं लगा। आज ये 18 दिन हुआ है राज्यपाल को, और ये चिल्ला रहे, आरोप लगा रहे, संवैधानिक पद पे आरोप लगा रहे हैं। आपने 2.5 महीने तक उस पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया, और जब भानु प्रताप का उपचुनाव आया उसके 2 दिन पहले आप विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, क्योंकि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया कि चलिए ये क्षेत्र की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जो है ये हित में है। आपको दूसरी बात बता दूं, अभी 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई की। इनके वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने बहस नहीं की। उन्होंने कहा अभी और समय चाहिए हमें, और केसी 1 महीना आगे बढ़ गए। आपके पास क्या 2.5 महीने 3 महीने का समय है, उसके बाद भी आपके वकील अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो बहस करने के लिए खड़े नहीं हो सके। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए कि आप नहीं चाहते कि आरक्षण मिले। आपने जानबूझ करके जो वादा किया था कि अनुसूचित जाति को आप 16% आरक्षण देंगे, आपने उनके लिए 13% किया, PWS के लिए 4% किया, और आज ये भी राज्यपाल जी 10 प्रश्नों का जवाब मांग रही है कि कोर्ट में जाकर के ये किसी प्रकार से फिर से वापस। आप लोगों ने समर्थन दे दिया विमल चोपड़ा जी, तो फिर राज्यपाल से कहिए ना, जाकर मिलिए वहां जाकर कि हमने तो समर्थन दिया है, उसको पास कर दीजिए आप। हमारा समर्थन है इस बिल को। समर्थन है, बिल्कुल समर्थन है, तभी तो समर्थन किया। और हम तो कह रहे हैं राज्यपाल जी पूरा विचार कर ले। राज्यपाल जी अभी दिल्ली जा रही है। अरे वो उनका विवेक है, वो विचार करेंगे। आपका काम तो ये है ना कि आप उनको जाकर अपनी बात रखें। आप एटलीस्ट बात तो रख सकते हैं अपनी। सबसे बड़ी चीज है कि अगर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं जा रहे राज्यपाल के पास? आप भानु प्रताप उपचुनाव के समय प्रतिनिधि मंडल बना के पहुंच जाते हैं कि आप इसको बढ़ाइए। आज उपचुनाव में हार होती है तो आप भी नैतिक सामने। आपको इतना समय मिला, उसके बाद भी बोलने नहीं देंगे। इसी कारण तो कांग्रेस की पूरे देश में स्थिति है। आप थोड़ा सा सच को स्वीकार करिए, शांति कीजिए, मछली बाजार मत बन रही है, बहस कीजिए, आपको समय मिलेगा। सच बोलिए चैनल पे, आगे झूठ मत बोलिए, सच को स्वीकार करने का साथ दिखाइए चोपड़ा जी। अरे मैं यदि झूठ बोलूंगा तो आपको समय मिलेगा। या इस प्रकार मछली बाजार बना के आप अपनी विद्वता पे प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। आप हाईकोर्ट
लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं। अरे ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ, सबके साथ ये एक प्रकार की ट्रेनिंग है कि चिल्लाते रहो, बहस मत करो। ये ट्रेनिंग है एक प्रकार की। अरे समय मिलेगा, आपको समय मिलेगा तब मेरे झूठ को आप उजागर करना। अरे आपने जो झूठ बोला, आप क्यों नहीं, अरे हस्ताक्षर करने के लिए क्यों नहीं जा रहे, बता दीजिए। छत्तीसगढ़ जनता जानती है, ये आप सवाल का जवाब तो सुनिए। चलिए इस समय इतना ही है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीति जारी है, लेकिन अभी समाधान निकलता हुआ इस मामले का नजर नहीं आ रहा। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।